हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। देखिए, यहाँ राजस्थान पुलिस के बारे में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। महिला एवं बाल अपराध कानून से संबंधित ये टेस्ट नंबर 6 आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोज़ के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप जरूर उसे ज्वाइन कर लें, आंसर दो के नाम से है, ताकि इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ फाइल है वो वहां पर से आपको मिल जाए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्थान में महिला एवं बाल डेस्क पुलिस थानों पर महिला और बालकों के अलग से डेस्क स्थापित करने की योजना कब की गई। देखिए, राजस्थान में महिला एवं बाल डेस्क पुलिस थानों पर महिला और बालकों के अलग से डेस्क स्थापित करने की योजना जो प्रारंभ की गई थी वो सन 2004 में की गई। ठीक है, 2004 में की गई। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका जो कारण था इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी महिला है अगर थाने में जाके अपनी कोई रिपोर्ट कराना चाहती है तो उसको सुरक्षित वातावरण मिले। ठीक है, वो अपनी बेहिचक अपनी रिपोर्ट्स दायर करवा सके, अपने किसी के बारे में आप वो अपनी परेशानी बता सके। इसीलिए महिला डेस्क एवं बाल डेस्क जो बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई। ठीक है, और इसी चक्कर में इनके लिए जो बाल डेस्क जो था वो बाल डेस्क का भी नया जो निर्माण किया गया वो क्या किशोर न्याय व्यवस्था के अनुरूप किया गया था। और इसमें बालकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जा सके, और जो भी कोई प्रकरण हो तो उसमें जो कार्रवाई करनी हो तो उसका तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। इसीलिए महिला एवं बाल डेस्क जो पुलिस थानों ने पर बनाए गए तो वो 2004 में बनाए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत किसी निजी कृत्य में रत स्त्री को देखना या उसका चित्र खींचना या साझा करना अपराध है। कोई भी महिला अपने निजी कार्य कर रही हो तो उसका उस दौरान अगर कोई चित्र खींच लेता है या उन चित्रों का कोई आपस में साझा करता है तो देखिए ये एक अपराध की श्रेणी में। और इसके लिए जो अपराध है वो है महिला अपराध कानून अधिनियम जो है संशोधन 2013 की वो धारा जो लगी है वो लगेगी 354C। तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हो, खान अधिनियम का संबंध है। देखिए, खान अधिनियम का जो संबंध है ये सबसे पहले तो बात करते हैं कि खान अधिनियम बना होगा 1952 में। ये बना था खान अधिनियम। इसके तहत अगर बात करें तो कोई भी महिला हो या बच्चा हो वो शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने कार्यस्थल पर उससे कार्यस्थल पर जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये खान अधिनियम कहलाता है। और खान अधिनियम जो बना था 1952 में बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी अस्पताल का प्रबंधन या कर्मचारी अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी महिला के साथ यौन अपराध करे तो उसके विरुद्ध किस धारा के तहत उसे सजा का प्रावधान रखा गया है। देखिए, किस धारा के तहत उसे सजा का प्रावधान रखा गया है ये चीज पूछी गई है। देखिए, अगर कोई भी आपका अस्पताल का कर्मचारी हो या प्रबंधक हो अपनी शासकीय स्थिति यानी अपनी जो पोस्ट का अगर गैर कानूनी लाभ उठाकर और ये उसमें जो महिला कार्यरत हो या उनके साथ अस्पताल में या फिर कहीं भी किसी भी कार्यालय में अगर महिला के साथ यौन अपराध किया जाए तो उस स्थिति में उसके ऊपर जो धारा लगेगी वो 376C लगेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए, इसमें जो 376 जो धारा है ये बलात्कार से संबंधित है। ठीक है, इसमें अगर 376 की बात करें तो इसमें एक स्त्री के साथ में उसकी सहमति या असहमति के साथ में उसको डरा कर धमका कर उसके साथ में अगर कोई उसकी परिजन की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ में अगर कोई जबरदस्ती करता है या बलात्कार करने की कोशिश करता है तो उसमें अगर स्त्री कोई गंभीर क्षति हो जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है तो 376 उस पर धारा लगती है। 376B के बारे में बात करें, यदि उस कोई लेडीज है और उसके पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में, ठीक है, और उसके पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में भी फिर भी उसके साथ में पति उसका जबरदस्ती करता है, उसके साथ में उसके बिना उसकी सहमति के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, बलात्कार माना जाएगा ये 376B के तहत। यहाँ 376C में क्या आता है, किसी अधिकारी या लोक सेवक कोई भी हो, ठीक है, और वो अपने पद का गैर कानूनी लाभ उठाकर और उस महिला के साथ में यौन अपराध करता है तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगती है, 376C लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे को शराब तंबाकू उत्पादन या मादक पदार्थ देना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत प्रतिबंधित है। देखिए, किशोर जो न्याय अधिनियम है 2015 इसकी जो धारा है वो है धारा 77। धारा 77 के तहत ये चीज प्रतिबंधित है कि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को शराब तंबाकू उत्पादन या मादक पदार्थ बेच नहीं सकता है, उनको दे नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 77, इसका हो जाएगा धारा 77। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 77। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई चिकित्सकीय, अगर चिकित्सा की परमिशन, वो चिकित्सक की कोई डॉक्टर की परमिशन दी गई हो, ठीक है, और उसमें उसको बच्चे को कोई मादक पदार्थ देने की अगर परमिशन दी गई हो और जो प्रशिक्षित डॉक्टर हो, ठीक है, तो इसके अंतर्गत उसको छूट मिलती है कि आप बच्चे को ये चीजें दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, यदि कोई व्यक्ति शराब, तंबाकू उत्पाद या मादक पदार्थों को बच्चों की देखरेख करने वाली संस्था या किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निबंधित या मान्यता प्राप्त किसी अन्य गृह समिति अथवा बोर्ड के कार्यालय से 200 मीटर के दायरे में बेचता है, तो वह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंड का भागी है? तो देखिए, दंड का भागी है, मैंने आपको बताया था अभी। ये क्वेश्चंस और वो पहले वाला जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, लेकिन यहां जो बात की गई है इसमें ये बोला गया है कि कोई स्कूल हो या कोई ऐसी संस्था हो जिसमें निबंधित या मान्यता प्राप्त कोई संस्था हो, ठीक है, तो वहां पर किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कोई मान्यता प्राप्त संस्था हो, तो इनके अंतर्गत अगर अगर कोई व्यक्ति वहां पर शराब या तंबाकू का दो बच्चों को बेच रहा है, तो इस स्थिति में उसके ऊपर जो धारा जो लगेगी वो लगेगी धारा 77। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और कितने क्वेश्चंस इनमें से आपको आते हैं। जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें और ऊर्जा मिलती है, ताकि हमें अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव रखा जाए, तो वह दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दोषी पाया जाएगा? दहेज निषेध अधिनियम 1961 की ये धारा जो है उस धारा के तहत होगा, ये 4A के तहत, धारा 4A के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 4A के तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो किसी प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से अपने पुत्र या पुत्री की शादी के एवज में कोई जो सेकंड जो पार्टी है, सामने वाली जो पार्टी है, उससे व्यवसाय में, उसके व्यवसाय में या उसकी संपत्ति में या किसी भी तरीके का कोई हिस्से का प्रस्ताव रखता है, तो उसके ऊपर जो वो दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर जो आरोप लगा जाएगा, उसके ऊपर जो अपराध का जो कारण अपराध माना जाएगा, उसका वो अपराध माना जाएगा, धारा 4A के तहत अपराध माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, सती प्रथा को रोकने में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में कब लागू किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो लागू किया गया था वो 1987 में किया गया था, 1987 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन 1987। और देखिए, जो ये 1987 में ये तो लागू किया गया राजस्थान के अंदर, लेकिन ये 1988 में ये अधिनियम जो था, ये अधिनियम बन गया था आपका, संसद का एक अधिनियम बन गया था, तो 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिए चिकित्सक को निम्न में से किस शर्त को जांच लेना अनिवार्य है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चंस के अंदर जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि अगर पीएनडीटी, जो आप जानते हैं प्रसव पूर्व निदान तकनीक जो है, पीएनडीटी तकनीक जिसको बोल देते हैं, ठीक है, तो वहां अगर कोई लैब के अंदर इसको संचालित कर रहा है, तो उसमें चिकित्सक वो कब इस काम को कर सकता है? इस काम को तब किया जा सकता है जो गर्भवती की महिला जो है वो क्या हो, 35 वर्ष से अधिक हो, ठीक है। दूसरी स्थिति, गर्भवती स्त्री जो है वो 2 या 2 से अधिक उसके स्वतः गर्भपात हो चुके हो, या फिर उसका गर्भस्राव हो चुका हो, या फिर उसकी कंडीशन तीसरी ये बनती है, गर्भवती स्त्री या उसके पति कोई मानसिक रोगी हो, ठीक है, या उनके परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी का इतिहास हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वहां पर बच्चे का जो गर्भ प्रसव पूर्व निदान तकनीक के तहत वहां पर बच्चे की जांच की जा सकती है किसी भी तरीके की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के प्रभारी या कर्मचारी बच्चों को अनुशासित करने के लिए उन्हें दंड नहीं दे सकते? देखिए, कोई भी कर्मचारी हो, जो कोई ऐसी संस्था हो जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत चल रही हो, और उस संस्था में कोई बच्चे हों, तो वहां जो उस संस्था को जो चला रहा है और उसका जो प्रभारी होगा या कर्मचारी होगा, वो बच्चों को अनुशासित करने के लिए दंड नहीं दे सकता। उसके वो धारा लगती है, धारा 82 के तहत ये चीज है। अगर वो पाया जाता है तो इसके तहत वो अपराधी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडी एक्ट की
किस धारा के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति के प्रति अत्याचार का निषेध किया गया है? देखिए आरपीडी एक्ट के तहत अगर बात करें तो ये आरपीडी एक्ट है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, और इसकी जो धारा है वो धारा है 92। ठीक है, धारा 92 के तहत आप दिव्यांग के प्रति कोई अत्याचार नहीं कर सकते हैं, तो 92 धारा ये कहती है। जबकि किशोर न्याय अधिनियम की जो धारा है, ये आपको याद रखना है, किशोर न्याय अधिनियम जो है उसकी धारा अलग है। किशोर न्याय अधिनियम की जो धारा है वो है 85, जिसमें दिव्यांगता के शिकार बच्चों के साथ में किए गए अपराधों को दंडनीय करार दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना किशोर न्याय अधिनियम की तो धारा 85 लगती है, लेकिन ये जो आरपीडी एक्ट है, जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जो है 2016, इसकी धारा जो लगती है वो लगती है 92। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, शब्द अंग विक्षेपण या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने से संबंधित आश्रित हो से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा है। देखिए इसमें अगर धारा के बारे में बात करें तो इसमें जो धारा लगती है वो 509 धारा लगती है, जिसमें किसी इस तरह की स्त्री की लज्जा या उसका अनादर किया गया हो। ठीक है, ऐसे शब्द यूज किए गए हो जहां पर किसी की स्त्री की जो इज्जत है, लज्जा है, उसका अनादर किया जा रहा हो या उसका अंग विक्षेपण किया जा रहा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, किसी बच्चे की संपूर्ण आधिकारिक जानकारी के बगैर बच्चे के बारे में ऐसी रिपोर्ट, एक टिप्पणी या मीडिया के किसी भी प्रकार या प्रकाशन द्वारा उस बच्चे को प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाती हो या उसकी निजता का हनन करती हो, उल्लंघन करती हो, ऐसा अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? देखिए ऐसे अपराध की अगर बात करें तो ऐसा अपराध जो आता है वो आता है धारा 23(1) का चौथा चैप्टर। ठीक है, तो ये जो चीज है, इसमें जो धारा लगती है वो ये चीज है। देखिए 21(1) जो है, ये धारा जो लगती है, इसमें लगती है यौन अपराध की घटना को सूचित करना। तो 21(1) में तो क्या है, यौन अपराध की धारा को सूचित करना, धारा घटना को सूचित करना है। ठीक है, और ऐसा है जो धारा 22 लगती है वो 22 धारा में आता है झूठी शिकायत करना। ठीक है, या झूठी सूचना देना, तो उसमें जो सजा मिलती है वो धारा 22 के तहत मिलती है। और जो इसमें जो धारा 16 लिखी हुई है, इस धारा 16 के तहत क्या होता है कि कोई अपराध के लिए किसी बच्चे को या फिर किसी को उकसाना किया जाए, उकसाया गया हो, तो इसलिए उस पर धारा लगती है 16। और धारा 18 जो है अपराध करने का प्रयास किया गया हो। तो अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें किसी बच्चे की आधिकारिक जानकारी के बगैर बच्चे के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट छाप दी गई हो मीडिया के द्वारा, तो उसका प्रकाशन कर दिया हो जिसमें बच्चे की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचती है या उसकी निजता का उल्लंघन होता है, तो वो लगता है उसके ऊपर धारा का अपराध लगेगा। धारा बी ऑप्शन अपना सही होगा, धारा 23(1) और उसका 4। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हो, यदि कोई व्यक्ति अवैध के व्यापार का दोबारा अपराधी पाया जाता है तो उसे अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा? सबसे पहली तो बात करते हैं, जब पहली बार अगर पकड़ा जाता है, पहली बार अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाए जो कि कोई अवयस्क, ठीक है, अवयस्क के व्यक्ति, कोई बच्चा हो उसका व्यापार कर रहा हो, ठीक है, बालक या बालिका कोई भी हो सकता है, उसमें उसका व्यापार कर रहा हो, तो उस स्थिति में उसके ऊपर जो धारा लगेगी वो लगेगी 370(4). ठीक, 370(4). इसमें जो है, इसमें 370(4) के अंदर क्या होता है कि इसमें अगर अपराधी घोषित हो जाता है, कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए 10 साल की सजा है और सश्रम सजा है। ठीक है, उसमें आपको कठोर कारावास की बात है, और इसमें अधिकतम सजा क्या हो सकती है? अधिकतम सजा हो सकती है आजीवन कारावास। ठीक है, और इसमें ये गैर जमानती अपराध है। और अगर इसमें ये बोला हुआ है कि दोबारा अपराधी पाया जाए तो दोबारा में क्या होगा, 370(5) लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसके तहत जो सजा मिलेगी वो 14 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, और अधिकतम सजा, न्यूनतम तो 14 साल है और अधिकतम कितनी हो जाएगी? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम हो जाएगा। और ये भी क्या है, अपराध जो है ये गैर जमानती अपराध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत किसी बच्चे की वेश्यावृत्ति की आय पर जीवन यापन करने के लिए दंड का प्रावधान है? देखिए अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी बच्चे से वेश्यावृत्ति करवा रहा हो और उस पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा हो, तो उसके लिए जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लगता है। ठीक है, और उसकी जो धारा है वो धारा 4 है। ठीक है, धारा 4 है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। धारा 4 के तहत वो व्यक्ति क्या होगा, इसका दोषी पाया जाएगा, और उसके लिए जो सजा का जो प्रावधान किया गया है 7 वर्ष की सजा है। ठीक है, और इसमें 7 वर्ष तक का कारावास है इसके अंदर,
और इसकी अधिकतम सजा जो बात करें तो अधिकतम सजा क्या हो सकती है, 10 साल। ठीक है, अधिकतम 10 साल की हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महिला और बाल अपराध से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, आप कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें थोड़ी ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हम और भी अच्छे प्रयास करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।